पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही को अब से कुछ देर पहले उनकी रिहाइशगाह से बाहर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। बड़े अरसे से वो एंटी करप्शन को जो थे वो मतलूब थे और वो छुपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे उनकी बहादुरी की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि जो सियासी लीडर होते हैं, जो बहादुर सियासी लीडर होते हैं, वो फ्रंट पे जाके गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर हमने देखा कि लोगों ने जिस तरह यहाँ पे गिरफ्तारियों से भागे हैं और किस तरह ह्यूमन शील्ड बनाया गया है। ज़बान पार्क भी हमारे सामने है कि लीडर्स ने कहा कि जी अपने बंदों को मरने दो, गोलियां खाने दो, शेलिंग खाने दो, मुझे कोई कुछ ना कहो, जेल भरो, तहरीक चलाओ, इनको जेलों में भरो, मुझ तक ना आना चाहे। हालांकि होता ये है कि लीडर जो होता है, बड़ा लीडर जो होता है, वो अपने कारकुनों को नहीं खड़ा करता आगे पुलिस को, वो कहता है जी गिरफ्तार करना करें, मुझे आप सियासी कैदी बनाएं। तो परवेज़ इलाही साहब जो आंख बचोली का खेल खेल रहे थे, बिलाखिर पकड़े गए। उन पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और मेरे साथ इस वक्त हसन रज़ा साहब मौजूद है और वहीं से जहाँ से गिरफ्तार किया गया था कि किया गया थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही साहब को। और मैं आपको इससे पहले कि हसन रज़ा साहब के पास जाऊँ, मीडिया में इस वक्त ये बात चल रही है कि जी वो इमरान खान का साथ देने पर उसको, ये इमरान खान का कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से। परवेज़ इलाही साहब पे जो करप्शन के केसेस हैं, मैं खुद उसका गवाह, मैंने वो फाइलें देखी हुई हैं और वो उन फाइलों में जब ये वज़ीर आला पंजाब थे, जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, उसमें उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम है, 2 अरब रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये भी है कि उनका बेटा जो है वो बाहर जो निकला है वो भी चक्कर में निकल गया है। वो बाहर से बैठ के ट्वीट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाप का इस वक्त यहाँ छोड़ के गए हुए, पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है फिलहाल। लेकिन इमरान खान के साथ एफिलिएशन को परवेज़ इलाही के इस तरह के सलूक के साथ कि वो गिरफ्तार हुए नथी करना, ये एक ज्यादती है। ये केस इंडिपेंडेंट केस है, ये एंटी करप्शन के केस है, ये परवेज़ इलाही की रीसेंट तहरीक इंसाफ की वजारत आला का केस है और इसके अंदर वो ख्वा इमरान खान के साथ स्टेट का जो मामला चल रहा है वो ये ना चले, इस पर गिरफ्तारी या तफ्तीश होनी ही चाहिए थी और होनी चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ। हमारे साथ हसन रज़ा साहब मौजूद है। हसन बताइएगा किस तरह पकड़ा गया क्विकली और उन पर चार्जेस क्या है परवेज़ इलाही साहब पे? देखिए कामर शाही साहब बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब का मुश्तरका ऑपरेशन था और उनके पास जो लोकेशन आ रही थी मोबाइल की, उन हुकाम के मुताबिक वो यही आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब गुफ्तगू करते थे और मुख्तलिफ नंबर से जब राब्ते किए जाते थे तो वो उनके पास मालूमात जो है वो एक्सेस उन्होंने हासिल कर ली थी और उनका ख्याल यही था कि आज शाम 7 बजे का कुछ टाइम था जहाँ पर उन्होंने किसी से मिलने जाना था, उससे पहले यहाँ जैसे वो निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा रास्ता अब जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, पहले ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी कई रोज़ से और आज जब जैसे वो निकलते साथ ही पुलिस ने उनको रोका और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आ जाइए करप्शन के हवाले से इनके ऊपर इल्जामात क्या है, इल्जामात क्या है एंटी करप्शन की तरफ से? देखिए कामरा साहब, जो एंटी करप्शन के जो दस्तावेजात मेरे पास मौसूल हैं, इसमें बड़े संगीन इल्जामात हैं। एक तो ये है कि इन्होंने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा, अरबों रुपए के ठेके दिए और फिर बोगस बिल्स बनाकर उनके इवज़ जो है वो अरबों रुपए की अदायगियां पहले कर दी और काम नहीं किया गया। जो बड़े इल्ज़ामात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में जो तमीराती जो ठेके दिए गए, जिसमें 2 अरब 71 करोड़ 99 लाख रुपए का जो ठेका दिया गया है गुजरात में, जिसमें हेड खोखरा बरास्ता जो है बशमूल लिंक UOC जो है शामिल 1 करोड़ ये है। एक जो 2 रोइया पुल गुजरात डंका रोड पर बनाई जानी थी, उसमें 1 अरब 53 करोड़ रुपए का जो है वो ये एविडेंस सामने आया है। अब हसन ये तो हो गया, मुझे बताइए अब होगा क्या? मतलब क्या उनको परवेज़ इलाही को कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा या उनको क्या जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा या इसमें जुडिशियल कस्टडी होगी? होगा क्या? कल फौरी तौर पे पेश करना होगा इनको कोर्ट के आगे? कचहरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अदालत के सामने पेश करते हुए इनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और एंटी करप्शन हुकाम ये बताते हैं कि इनके खिलाफ कई और भी करप्शन के चार्जेस हैं जिनके हवाले से तहकीकात चल रही हैं, जिसमें पंजाब असेंबली बिल्डिंग की तामीर है। बहुत शुक्रिया सर साहब, में रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने करप्शन के इल्जामात की डिटेल भी बताई और बताया कि कल कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे जुडिशियल इनकी जिस्मानी रिमांड की इल्तमास की जाएगी। जिस तरह हर मुल्जिम का होता है, खुदा न खास्ता अगर मैंने भी करप्शन की हो तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही सलूक होगा। यहाँ पे तो सियासतदान जो है ना वो डेमी गॉड्स बने में, छोटे छोटे जो होते हैं ना बुत, और वो कहते हैं जी हमें तो कोई कुछ ना कहे, बाकी जो है जिनके वोट के बलबोते हुए माते हैं उनको बेशक आप सुनते रहे, हमें कुछ ना कहें, उनको टांग दें बेशक। मेरे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब या जावेद लतीफ़ साहब
और नज़ीर लगारी साहब मौजूद है, हमें थोड़ी देर के लिए माहिर कानून, इंटरनेशनल माहिर कानून अहमद बिलाल सूफी भी ज्वाइन करेंगे। जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनसे मैंने एक बड़े अहम इशू के ऊपर बात भी करनी है। सर, कितना बड़ा धचका है ये तहरीक इंसाफ के लिए, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वैसे भी कोई वो नॉन एंटिटी थे पॉलिटिकली, तो परवेज इलाही साहब वो तो प्रेसिडेंट उनको वैसे ही बनाया हुआ था, लेकिन यह है आपके नज़दीक ये धचका बहुत बड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में जो धचके लग रहे हैं यके बाद दीगरे, उनमें से एक धचका है। और अब जो एक पार्टी जिसको 9 मई से पहले जिसने अपनी एक पोजीशन बनाई हुई थी और जिस तरह से उसने पूरे लगता था सियासी सिस्टम को दीवार से लगा रखा था, अब वो दीवार से भी पीछे चली गई है। और वो जो फूला हुआ गुब्बारा नज़र आता है, जितना ज़्यादा हुजूम घेर रहा होता है, जब हवा निकल जाती है तो पता चलता है कि हकीकत क्या थी, वो भी सामने आ गया हमारा। अब हवा निकल चुके हैं गुब्बारे में से, बाकी गुब्बारे वो फूकनी बची हुई है, जिसको हम बचपन में कहा करते थे कि ये फूकनी बाकी बची है, वही इनकी जमात बची है। और ये अजीब इनकी बदकिस्मती की सूरत हाल है कि जिस वजारत आला के लिए ये अपना सब कुछ दाव पर लगा कर शामिल हुए थे, उस वजारत आला तक भी उन्हें इंजॉय नहीं करने दिया गया। लेकिन इस मौके पर भी उन्होंने वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जो ठेके दिए और ठेके में जो किक्स बैक्स हैं या जो काम हुए ही नहीं उनके ठेके दिए गए या उनकी अदायगियाँ कर दी गई हैं, तो मेरे ख्याल में ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि वो ठेकेदार जिनको अदायगियाँ हुई, जिन्होंने पैसे लिए और जिन्होंने काम नहीं शुरू किया या काम किए बगैर पैसे लिए, वो उन तक भी जाएगा मामला बहुत आगे चला जाएगा। और ये एहतसाब का मामला जो है वो एंटी करप्शन के हाथ में है। अब हम ये देखते हैं कि एंटी करप्शन क्या कंप्रोमाइजिंग होती है या ठोस एविडेंस से लेकर कोर्ट में जाती है। ये जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है इस वक्त, हम देखें, मेरा अपना ये आइडिया और थीसिस है कि इस सब के जिम्मेदार एक शख्स हैं जो कि हैं इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। जिस तरह उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी ताकि पूरी स्टेट नीचे आ जाए, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पॉपुलैरिटी थी उनकी 70%, तो मुझे नहीं पता कितनी है 9 मई के बाद। जिस तरह उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया, लोगों की जहन साजी की, और उसके बाद फिर फ़ौज पे हमला हुआ 9 मई को, और वो पाकिस्तान की रियासत पे हमला है। आपके नज़दीक इसके अलावा कोई और तोजह हो सकती है कि ये इमरान खान के साथ होना ही होना था कि जिस डगर पे वो गए हुए थे, या उसके जिम्मेदार इमरान खान ही है? ये जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, छोड़ के पार्टी जा रही है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, हवा का पत्ते की तरह बिखरते जा रहे हैं, पतझड़ की तरह। मेरे ख्याल में ये सियासी शख्सियत नहीं थे। अगर सियासी शख्सियत होते, एक प्रोसेस के ज़रिए सियासतदान बने होते, तो वो सियासी अमल भी करते। ये सिर्फ ये देखते रहे हैं कि जनाब वो हमेशा इसी तरह गमले के अंदर रहेंगे और उनको पानी और हवा का ख्याल रखा जाएगा, उनकी इसी तरह साख्त और परखदाख्त होती रहेगी, इनके सारे फरमाइशें पूरी होते रहेंगे, इनके मुखालफिन को जो है वो हटाया जाता रहेगा, दीवार से लगाया जाता रहेगा, गिरफ्तार किया जाता रहेगा, और उन्हें जो है मुस्तकिल एक अजाब में रखा जाएगा और ये ऐश करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ होती है जिसका नाम मकाफात अमल भी होता है, और ये मकाफात अमल है। मैंने आपके इस शो में एक से ज़्यादा बार कंसिस्टेंसी से कहा है और मुस्तकिल एक कहता रहा हूँ कि ये पॉपुलर नहीं है भाई। मैंने ये मौक़िफ़ लिया था कि ये कभी भी पॉपुलर नहीं थे। कुछ लोग जो इनका बयानिया बना रहे थे, और जिस तरह से वो ज़ाहिर बड़े साइको वारफेयर के बड़े माहिर थे और बड़े पहुंचे हुए लोग थे, और वो सारे के सारे मेरे ख्याल में जिम्मेदार भी थे। 9 मई के वो खुद भी जिम्मेदार थे और कुछ और लोग भी जिम्मेदार थे। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से वो हमारे सामने लाएं या ना लाएं उनके नाम, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल एक बनाना स्टेट से भी ज़्यादा कमतर और ज़्यादा घटिया दर्जे की रियासत साबित करना चाहते थे, और ये समझना चाहते थे कि शायद पाकिस्तान में कोई इदारा प्रिवेल ही नहीं करता है, कोई मौजूद ही नहीं है, सिर्फ यही मौजूद हैं और वो जो चाहें करें। और वो उनका मनसूबा जो था, अगर 9 मई के बाद इसी तरह से 10 मई आता तो मुल्क में एक खाना जंगी की फिजा पैदा कर दी जाती, और फिर आगे जाकर जो मुश्किलात पैदा होती हैं वो सबके सामने थी। लेकिन मेरे ख्याल में एक जो काम किया गया वो ये था कि उन्होंने रिटिलिएट नहीं किया, इनको एक हद तक जाने दिया कि ये कहां तक जाते हैं, और फिर उन्होंने सारे मामला को अपने हाथ में लिया ताकि एक्सपोज हो जाए। सिक्योरिटी इदारों ने संभाल लिया है। बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू लगारी साहब।
वार्म वेलकम न्याय साहब, आप भी आ गए, आपके पास अभी आता हूँ। पहले मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, परसेप्शन ये उभरेगा अब और क्रिटिसिज्म होगा कि क्योंकि आपके दौर में, इनके दौर में, इमरान खान के दौर में आपके साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई, तो परवेज़ इलाही को जो है, जो कि बड़े मरीज़ भी हैं, एजेड भी हैं, पता नहीं उनको हार्ट के अमराज भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, ये आपके ईमा पे, आपकी गवर्नमेंट की ईमा पे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके साथ ज्यादती होगी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि आप खुद भी इमरान खान के दौर में गद्दारी के मुकदमों में अंदर गए हुए, आपकी आधी लीडरशिप भी गई हुई है, तो क्या अब इनके साथ ज्यादती तो नहीं होगी ना कि आप उतरे हुए इंतकाम लेने पे? मियां जावेद लतीफ़ साहब। नहीं कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया, मगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि देखिए 9-10 मई के वाक़े से पहले अगर जो कुछ हो रहा था उसको आप जो भी नाम दे दें, मगर 9-10 मई के बाद के जो वाक़यात हैं उनको खुदा के लिए सियासी इंतकाम या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाना, गिरफ्तार, ये उसके साथ मैच ना करें। और जो हमारे साथ मैं उसको नहीं कह रहा, जो 9 मई के बाद इक़दाम हुए बिल्कुल ठीक हुए, मैं परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ सर आपसे सिर्फ। जी आपसे ही कह रहे हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं हमेशा की तरह आपकी खिदमत अक़दस वो आपने मुझे इंटरप्रेट किया ना, तो मैंने कहा मैं करेक्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं परवेज़ इलाही के बारे में 9 मई के बाद जो एक्शन हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, और ये पहले हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आनी थी जब बयानिया बनाया जा रहा था फौज के खिलाफ। जी हाँ, मगर आप ना भी अपनी वजाहत करते तो फिर भी लोगों को पता है आप हमेशा जो कहते हैं वही करते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदा के लिए जो परवेज़ इलाही साहब ने कहा, और आपने शुरू में जो इंटरव्यू दिया उसमें परवेज़ इलाही साहब ने जो 2-3 माह में उधम मचाया बतौर CM के, मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन के इस तरह के स्कैंडल नहीं, हकायक 75 सालों में खुद भी फाइलें पढ़ी हैं, बहुत के हवाले से आए हो। हाँ, और इसी तरह आप बुज़दार को हमेशा मुझ समेत आप सारे हम लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये सहल नहीं है, बड़े सूबे के उनको चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। उसने भी शायद इतनी 4 सालों में करप्शन ना की हो जितनी 4 माह में मसूफ़ ने कर ली थी। अब आ जाए, जो आप बात कर रहे थे कि हमें भी इंतकाम का निशाना बनाया गया और इन लोगों को, गिरफ्तारियों को देख के लोग क्या कहेंगे। मैं एक अर्ज़ कर दूं कि हमारे गिरफ्तारियां जो थीं वो 3 अदारों ने मिल के की। इनकी गिरफ्तारियां जो हैं एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है। आपके जहन में ये भी रहना चाहिए कि बदकिस्मती से आज भी जो 2017 के सहूलतकारी थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इनको सहूलतकारी दे रहा है। मगर मैं फिर ये कहूँगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा अदारा है जो आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन करे और बुरे को बुरा कहे, करप्ट को करप्ट कहे, और बाकी लोगों को जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं कम से कम उनको माफ़ कर दे, उनको ये बता दे। देखें ना, अदालतों में बैठ के हमें कहा गया कि सिसिलियन माफिया, चोर, डाकू, लुटेरे, क्या क्या अलकाब से हमें नवाजा गया। क्या जो चोर, डाकू, लुटेरे जो साबित हो रहे हैं, जो 60 अरब की करप्शन कर रहे हैं, या ये अरबों रुपया गुजरात में ही सिर्फ एक ज़िले से ही खा गए, इन पर कोई लबकुशाई कहीं से होगी? कोई कहेगा कि ये करप्ट लोग हैं, वो तो ये चोर, छोटे चोर हैं, और हमें कोई सर्टिफिकेट, होना चाहिए, हमें कोई सर्टिफिकेट देगा, हमें कुछ सर्टिफिकेट देगा कि हमने इन पे इल्जाम लगाया था जरूरत के तहत। आ गया आपका पॉइंट, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। नहीं साहब, मुझे ये बताइए कि आज ये जो परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हुई है, ये कोई बहुत बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के लिए, या आपको लगता है कि वो एक सर्मोनियल हेड थे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, और ये जो करप्शन का मामला है इसको इससे जुदा होकर देखना चाहिए, ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कोई तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई क्रैकडाउन हो रहा है 9 मई के बाद, तो इसलिए ये आ गए उसके निर्गह में? व्हाट्स योर टेक सर? देखिए जी, इस लिहाज से तो खैर उनका कोई तहरीक इंसाफ को कोई डेंट पड़ेगा, क्योंकि वो उनको ऐसे ही है कि तहरीक इंसाफ ने पाक किया हुआ था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जावेद हाशमी साहब के जाने के बाद तहरीक इंसाफ ने ये ओहदा निकाल दिया था। जावेद हाशमी के लिए भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, इस पर इलेक्शन भी हुआ था 2013 में, और फिर उसको जब जावेद हाशमी साहब की एग्जिट के साथ ही ये ड्रॉप कर दिया गया था। तो उनके जो तहरीक इंसाफ का जो अपना आइन है, या उसमें तो कोई प्रेसिडेंट का ओहदा नहीं है,
पता नहीं वो कैसे ऑनरी दिया है ये इमरान खान साहब, क्योंकि खुद तहरीक इंसाफ में कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं और सब कुछ है। कतई नज़र इससे बात यह जी कि जो परवेज़ इलाही साहब को करें या किसी को करें, तो ये एक मेरा ख्याल है कि टेरिफाइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि इस वक्त आप ये देखें कि जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, टेक्निकली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हैंड ओवर कर दी है इस्टेब्लिशमेंट को, और उसकी रीज़न भी है कि हम किसी चीज़ को भी नौ में के तनाजुर में से निकले बगैर नहीं दे सकते, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी। ये ठीक है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और लोग जो हैं वो उसको प्ले डाउन कर रहे हैं या उनके मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने उसको जो है अंडरमाइन किया पूरे दिन को, लेकिन इतना ये हॉरिफाइंग डे था, और मैं तो इसमें दो राय नहीं है कि ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बेईमाना, वहशियाना और सफाकाना हमला था। अब उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने लेटेंट स्पिरिट में ऐसे ही लिया हुआ है, वो तो पूरे का पूरा इदारा हिल गया है कि जिस तरीके से आड़े हाथों लिया गया है। तो चुनाचे इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को इंटिमिडेट करने के लिए शॉर्ट ऑफ इमरान खान, जब तक कि उनके बारे में हतमी फैसला नहीं हो जाता एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और वो क्या उसको जो है अल्टीमेटली उन्होंने उसको इमरान खान साहब को जो है घेरना है या कॉर्नर करना है या दीवार के साथ लगाना है, उससे पहले वो तहरीक इंसाफ में हर बड़े छोटे आदमी को बिला तमीज़ एक जो है सख्त आइनी हाथ के साथ निपटेंगे और निपटेंगे। इससे कम नहीं होगा, क्योंकि 2-3 महीनों में इमरान खान साहब को अब जो फैसिलिटी नहीं होगी, मीडिया भी उनसे ले लिया गया है और उनका नैरेटिव भी उनके पास नहीं रहेगा, तो शायद फिर एक नया सब कोई नई सूरत हाल जो है हम देख पाएँ। नए साहब, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अहमद बिलाल सूफी साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं अब सर? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी अच्छा अहमद साहब, दो सवाल आपसे पूछे थे, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक तो मुझे बताइए कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या मिलिट्री का जो लॉ है इसके हवाले से बहुत लोगों को हवाले से कन्फ्यूजन भी है। ये कोई नया लॉ बना है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लॉ का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ का हिस्सा है, ये कानूनी है, ये एक्स्ट्रा लॉ मेजर है, ये क्या है सर? थोड़ा बताएंगे ज़रा आवाम को आम अल्फाज में। देखिए, ये जो आर्मी एक्ट है ये ज़ाहिर स्टैट्यूट बुक्स पर मौजूद है 75 ईयर से, 1952 से ऑनवर्ड, और बेसिकली ये ज्यूरिसडिक्शन देता है मिलिट्री को उनकी प्रॉपर्टीज और उनके लोगों के ऊपर, कि जो प्रॉपर्टीज मिलिट्री ओन करती है और जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं ये उनके मामलात को रेगुलेट करता है। और अगर कोई किसी प्रॉपर्टी में एंटर होता है या उसको वेंडलाइज करता है या उसको किसी और तरीके से उसको हर्ट करता है, तो उस सूरत में ये लॉ एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट कर देता है उस पर जो जिससे इस नौयत की ट्रेसपास या जो भी एक्टिविटी है वो की हो। तो इस लिहाज से ट्रेडिशनली तो ये लॉ सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए है, लेकिन बहुत सिलेक्टिव और एक्सेप्शनल सूरत हाल में इसका इतलाक कुछ सिविलियंस पर भी हो जाता है जो उसका टेक्स्ट वाज़े तौर पर कहता है। और उसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं, अगर वो ऑफेंसेस ओवरलैप कर रहे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के साथ, तो फिर वो एविडेंस की बुनियाद पर ये तय किया जाता है कि कौन सी कन्वेयर बेल्ट को इस्तेमाल करना है फॉर फर्दर लीगल प्रोसेस। ये भी जहन में रखिए कि इस लॉ के बारे में तो जाहिर है जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अक्सर प्रोसीजरल ऐसे इनजस्टिस कैरी हो जाती है जिसके बारे में कोर्ट्स ने बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं कोर्ट्स की मुख्तलिफ जजमेंट्स में मौजूद है। अगर उन तहफ़्फ़ुज़ात को रिमूव कर दिया जाए लीगल प्रोसेस में, तो टेक्निकली ये लॉ जो है ये आइन से मुतसादिम नहीं है और ये एग्जिस्ट कर रहा है स्टैट्यूट बुक्स पर और एक्सिक्यूट भी हो रहा है। सर मुझे बताइएगा कि इसमें कस्टडी जो है अगर किसी पे मिलिट्री ट्रायल चलाना हो वो ली तो जाती है लोअर सिविल कोर्ट से जहाँ मुकदमा या FIR दर्ज होती है, पेश की जाती है। वहाँ पे जाके आई थिंक मिलिट्री हुकाम जो है वो अपना मतबा नज़र बयान करते हैं कि ये केस हमारी डोमेन में आता है, और फिर वो लोअर कोर्ट लेट सपोज अगर मान लें दलाइल के बाद कि ये आपकी कस्टडी में आता है और इस केस को हम वहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं आपके पास, तो क्या वो शख्स जिसका केस मिलिट्री कोर्ट में रेफ़र कर दिया गया अंडर मिलिट्री एक्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन से, वो इससे पहले कि मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू हो वो हायर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ स्टे ले सकता है या नहीं ले सकता?
जी जी बिल्कुल, उसके पास ये राइट है कि वो रिट में जा सकता है किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल पर। अगर उसको ये महसूस हो कि किसी नौयत की मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रही है, या जो मिले आर्मी एक्ट के नीचे मेन स्टैचू है उसके नीचे रूल्स हैं, उसकी कोई भी वायलेशन हो रही है, तो उसके पास ये इख्तियार है, और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट किया हुआ है। तो लीगल प्रोसेस जो आर्मी एक्ट है उसमें अगर कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी भी शख्स को, चाहे वो उसका सब्जेक्ट है या नहीं है, वो उसको क्वेश्चन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन में, और ये कई दफ़ा किया जाता रहा है। और अब भी बेशुमार रिटें पेंडिंग हैं जिसमें बाज़ औक़ात ट्रायल को स्टे भी कर दिया जाता है। सर मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, इसको ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से किस तरह देखा जाएगा? लोग समझते हैं कि शायद सिविलियंस को अगर मिलिट्री एक्ट में ट्राई किया जाए तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इसको हम अगर कोई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि बाहर भी ऐसा होता है कि अगर जिस तरह का 9 मई का वाक़या हुआ, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमला हुआ, जिस तरह मिलिट्री की शख्सियात के मुतालिक बात की गई या प्रोवोक किया गया, इंसाइट किया गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ ह्यूमन राइट्स कहाँ स्टैंड करते हैं? ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं इंडिविजुअल के, एक सिविलियन के, अगर वो मिलिट्री एक्ट में चला जाता है या नहीं? देखिए, ह्यूमन राइट्स के सेफ गार्ड के लिए ही जो मिलिट्री लॉ के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं उनमें सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड हैं, और ये सेफ गार्ड्स ड्यू प्रोसेस के सेफ गार्ड्स कहलाते हैं। ये ड्यू प्रोसेस के सेफ गार्ड्स के बारे में 1966 का इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, उसका आर्टिकल 14 है। वो ये कहता है कि किसी भी प्रोसीडिंग्स में लीगल प्रोसेस के लिए कुछ गारंटीज इंश्योर करेगा कोई भी मुल्क, चाहे वो क्रिमिनल ट्रायल किसी भी फोरम पे कर रहा है, उस फोरम का कोई भी नाम हो, चाहे वो सिविल कोर्ट कहलाए, क्रिमिनल कोर्ट कहलाए, एंटी टेररिज्म कोर्ट कहलाए, मिलिट्री कोर्ट कहलाए, कुछ भी नाम हो, लेकिन कुछ गारंटीज फंडामेंटल हैं ताकि वो ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो। वो जो गारंटीज हैं उसके बारे में जब आप उन्हें मैच करते हैं आर्मी एक्ट को, तो अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो गारंटीज कंप्लीट हो रही है, ट्रायल को टेक्निकली आप दुरुस्त समझेंगे ह्यूमन राइट्स की कंफॉर्मिटी में, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रही हो और उसमें कोई डेविएशन हो रही है तो फिर और बात होगी, तो फिर होगी वायलेशन। वो तो फिर सिविल कोर्ट के केस में भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अमीर बिलाल सूफी साहब, बिल्कुल आपने बहुत पर्टिनेंट जवाब दिए और इनहेंस की नॉलेज हवाले से। न्याई साहब, ये जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है कि अगर मामला लोअर सिविल कोर्ट मिलिट्री ट्रायल में ट्रांसफ़र कर भी दे तो हायर कोर्ट में जाके चैलेंज भी हो सकता है। स्टेट जो मुल्क का माहौल चल रहा है, जिस तरह हायर सुपीरियर कोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो है ही कॉन्ट्रोवर्शियल, ये तो रिलीफ दे रहे हैं एक पार्टी को या एक शख्स को रिलीफ दे रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ फिर वो सिचुएशन क्या होगी कि मिलिट्री कोर्ट में चला जाए केस, लोअर सिविल कोर्ट ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन स्टे हो जाए हाई कोर्ट के अंदर। ये आपके ख्याल में ये कैओस होगा या क्या होगा? कमरान खान, पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ये कहती है कि वर्स्ट ऑफ टाइम में भी कोर्ट्स कुछ ना कुछ रिलीफ दे देते थे, लेकिन वो रिलीफ बंदा क्या करे कि अगर 10-15 बंदे जो है सफ़र करें और किसी एक में दे दें। इमरान खान के वक्त में आपने देखा है कि नैब केसेस के अंदर कैसे लोग बेचारे 2-2 साल 3-3 साल पड़े रहे, और ऐसे बंदे मैं उनके कैरियर ख़त्म हो गए। आज फवाद हसन फवाद जो है बेचारे वहीं रिटायर हुए, वहीं से घर चले गए। फिर हर तरह के टैक्टिक्स यूज़ होते रहे और अदालतें जो थी वो टस से मस न हुई। इस तरह मार्शल लॉ के दौर में भी, लेकिन फिर भी कभी रिलीफ भी दे देते थे। मेरा ख्याल ये है जी कि आने वाला टाइम जो है वो ये 9 मई ने यहाँ पे एक बड़ी एक ओवरकास्ट कर दिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, बड़ी एक गंभीर जो सूरत हाल से हम दो चार हैं। आप देखेंगे कि हर आने वाला दिन जो है ये सियासी जमातों को कॉर्नर करता जाएगा, ये इररेलेवेंट होते जाएंगे, और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसका ज़ोर और उसका जो सिस्टम के ऊपर कंट्रोल जो बढ़ता जाएगा। और ख़ुसूसन जैसी निगरान हुकूमतें आएंगी तो मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा सिस्टम शायद उनके कब्ज़े इस्तेमाल में आएगा। यहाँ पे बाकी पिछले जो रिजीम आए हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के 70 साल से, उनके इंट्रूजन रही है, हर तरीके से मुदाखलत रही है, लेकिन ये ज़रा फ़र्क है कि इस जनाब आसिम मुनीर साहब को मजबूर किया इमरान खान साहब ने, या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी थी कि वो सियासत के अंदर हिस्सा ले और आइन को अंडरमाइन करें। अब हमारे ऐसी सिचुएशन में वहाँ खड़े हुए हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 3-4 महीनों से ये इसके ऊपर लिख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन मेरे कम अज़ कम समझ में नहीं आती कि जहाँ आप आइन अप्लाई करते हैं तो मुल्क इंतशार का शिकार होता है, और आप मावराए आइन करते हैं तो तबाही बर्बादी है। एक जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसी फिक्स में आप पाकिस्तान आए हुए हैं। तो अब देखिए अब क्या होता है। मेरे तो ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतना जोर पकड़ चुकी है कि आज जो हुकूमत है
इनकी बहुत बड़ी इन बेचारों ने पोलिटिकल कास्ट दी है इस हुकूमत पकड़ने की, लेकिन इनके पास चॉइस शायद नहीं थी। उधर इमरान खान को ख़त्म कर रहा था, दूसरा ये था कि इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए कोई इनके पास हालात अच्छे हों, और हुकूमत पकड़ के ये अपनी सियासत को ख़त्म कर बैठे। तो एक बड़ी जो है अजीब व गरीब सूरत हाल है। लेकिन जनरल आसिम साहब जो है वो विक्टोरियस है। मैं तो उनको मुबारकबाद दी थी कि 12 मई को दोबारा आर्मी चीफ बनने पर या बॉर्न अगेन आर्मी चीफ बनने पर आपको मुबारकबाद, क्योंकि उससे पहले उनकी वो गिरफ्त नज़र नहीं आती थी इदारे के ऊपर, जो अब पूरे पाकिस्तान पे भी और इदारे पे भी उनकी आज जो गिरफ्त है। राइट, अच्छी बात है जी। गिरफ्त तो उनकी अपनी मिलिट्री के अंदर लाजमी होनी चाहिए, लेकिन जो आपने एक बात कही कि पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो रही है, तो मियां जावेद लतीफ़ साहब इसका जवाब ज़रूर देंगे और नज़ीर लगारी साहब भी देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका मतलब हर लिहाज से फिर इमरान खान ये पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं कि जी अगर मेरा इक़्तिदार नहीं हुआ या मुझे स्पेस नहीं दी गई तो मैं इन बाकी मुखालफिन की स्पेस भी ख़त्म करके जा रहा हूँ, क्योंकि जो हालात उन्होंने पैदा कर दिए थे, ये तो बहुत बड़ी बात है कि फ़ौज ने इसके बाद मार्शल लॉ नहीं लगा दिया। मतलब जिस तरह के हालात फ़ौज के लिए क्रिएट कर दिए, और ये आज के हालात नहीं है सिर्फ 9 मई के, ये तो इमरान खान साहब जो स्पीचेस कर रहे थे, जो हलफनामे ले रहे थे, मैंने तो हर टॉक शो पे कहा कि फ़ौज के खिलाफ लोगों को तैयार करें। तो खुदा का शुक्र हुआ कि लाखों लोग नहीं निकले उनकी लब्बैक कहने पे, वरना तो यहाँ पे पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब ब्रेक के फ़ौरन बाद डिटेल से जवाब दीजिएगा पॉलिटिशियंस की, और लगारी साहब भी, कि जो न्याई साहब ने कहा पॉलिटिशियंस की स्पेस ख़त्म होती जा रही है, ऐसे हालात खड़े कर दिए तहरीक इंसाफ ने। एक ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब, ब्रेक से पहले रियाई साहब बता रहे थे कि पॉलिटिशियंस की स्पेस जो है वो अब कम होती जा रही है। तो आप अपनी पार्टी या का क्या फ्यूचर देखते हैं अगर इलेक्शन हो भी जाए बिलफर्ज? क्योंकि अब तो तरीन ग्रुप भी आ रहा है, पता नहीं और भी बड़े ग्रुप आ रहे हैं पंजाब में, जरदारी साहब भी मुतहरिक है। नहीं देखें, कोई ग्रुप बन जाए, कोई नई जमातें बन जाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब अदारे मिल के किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आप किसी को दबाने के लिए एक पेज पे हों। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ ने 93 के बाद से 6 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आए हैं उनकी, और 3 में उनको रोकने की कोशिश की गई और 3 में बिल्कुल ही आउट कर दिया गया। मगर नवाज शरीफ फिर भी उसकी जमात जो है वो बरसे इक़्तिदार भी आई। पंजाब भी 2018 में जब जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था फिर भी हासिल किया। असल मसला कामरान शाह साहब ये नहीं है, मसला यह है कि बैरूनी कुव्वतें जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर करती रही हैं हर दौर में, मगर इस दफ़ा ज़्यादा कर दी है, इस दफ़ा खुल के आ गए हैं सामने। वो देखें कि जब आप बैरूनी कुव्वतों के अदारों में बैठे लोग आलाकार बन जाएंगे या सहूलतकार बन जाएंगे, तो फिर आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, जिस तरह सियासी पार्टी के तौर पे सवाल ये था ज़रा मेरा। नहीं देखें, ख़त्म तो तब हो जब अदारों में बैठे लोग, तब ना हो जब अदारों में बैठे लोग जो हैं वो आइन कानून की पासदारी करें। मैं आज भी कामरान शाह आपको यकीन से कह रहा हूँ कि 2017 के जो किरदार थे वो आज भी अक्सरियत में सहूलतकारी उसको उसी तरह दे रहे हैं। तरीक़ाकार बदल गया है मगर सहूलतकारी तो उसी तरह है। अगर पाकिस्तान को आप इस तरह चलाना चाहेंगे, देखें एक बात आपने थोड़ी देर पहले की कि शायद हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने की कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर ली। भाई देखें, जब मैं देखूँगा कि मेरी रियासत ख़तरे में है, और मेरी रियासत का आइन है ना, मेरी रियासत का आइन इसीलिए मुझे मुकद्दम है कि मेरी रियासत है, और अगर खुदा न खास्ता मेरी रियासत ख़तरे में हो तो मैं आइन को पहले देखूँगा या रियासत को देखूँगा, सियासत को देखूँगा या रियासत को देखूँगा। पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में ख़ास तौर पे 3 लोगों ने, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, जस्टिस साकिब निसार और इमरान खान, इन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि आप देखें कि जो अमानुल्लाह सीनियर वकील हैं
बलूचिस्तान में उन्होंने क्या कहा, आप देखें कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। और अगर ये गलत कह रहे थे तो बंदे तो जिंदा है ना भाई, उनको आज खुद नोटिस लेके बुला लें और आपको पता चल जाएगा कि वो सही बात कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप ऑडियो को नहीं मानते, सुप्रीम ना कोर्ट में तो माने, आपकी दाल नहीं मगर गल रही आपने फिलहाल। जस्टिस नहीं, मेरी दाल गले या ना गले कामरान, मैं तो ये कहता हूं कि मेरी दाल भले आप पकने ही ना दें, मगर आप पाकिस्तान को तो चलने दें। पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा बैरूनी कुव्वतों ने इनके साथ मिलकर तंग कर दिया है। आप ये देखें कि कभी मालियाती वो आप अदारे फिक्र जो ना हैं, करें, फौज वो देख रही है। पाकिस्तान के आपने अंदर आर्मी चीफ का सियासत बयान इससे नहीं पहले सुना, करते फिफ्थ थे। जनरेशन वॉरफेयर का? उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी मिलकर साजिश कर रहे हैं, और आई एग्री विद हिम एट लार्ज। देखे ना, अगर मिल के कर रहे हैं तो मुझे तो सबसे पहले रियासत को बचाना है ना। मैं तो कोशिश करूंगा ना कि रियासत मजबूत होगी तो सियासत भी मजबूत हो जाएगी, आइन भी मजबूत हो चाहे जाएगा। सियासत आपकी ना रहे, मेरी चलें, किसी ये से तो बड़ा अच्छा मोहब्बत भी जज्बा है जी, होगी, मैं किसी इसको से बड़ा नफरत भी अप्रिशिएट होगी। करता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर मगर और जो आपने आप अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के हवाले पिछले से- 3.5 sorry, साल में जो हुकूमत की है, उसमें सारे 1.5 साल में हुकूमत की है, उसमें भी आपने साबित किया है कि सियासत तो आपकी रही कोई नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह चीज़ें मैनेज की गई हैं, जिस तरह आपने गवर्नेंस की है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो तो अवाम फैसला करेंगे। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, आपको वोट पड़ जाए। लगारी साहब, ये सारा जो मामला हो रहा है, नहीं, इमरान एक खान सेकंड तो अगर फारिग हो इजाजत रहे दे हैं दें। अपनी खुद कामरान- अपनी हरकतों की वजह से कामरान जो उन्होंने किया। मैं आ रहा हूँ बेसा, एक मिनट लगारी साहब को ले लूँ, काफ़ी देर से वो। लेकिन जिस तरह न्यायी साहब कह रहे हैं, क्या इजाजत दें तो- सियासी पार्टियों की स्पेस भी कम बहुत हो रही है? लगारी साहब? मेहरबानी कामरान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने प्रिवेल करना है, आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान ने अपनी सलामती को यकीनी बनाना है, तो उसके लिए बहुत लाजमी है कि सियासी अमल जारी रहे। पाकिस्तान सियासी अमल के नतीजे में कायम हुआ है। पाकिस्तान, एक तो ये है कि हमारी कोई पाकिस्तान बनाने के लिए कोई पाकिस्तान की कोई लिबरेशन आर्मी नहीं थी। लोगों ने कोई मुसल्लह जदोजहद नहीं की है, लोगों ने लड़कर जो है खिता हासिल नहीं किया है। लोगों को ये खिता मिला कि एक बसीरत अफरोज इंसान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉजिक से, मंतक से, कानून से, कानूनी रास्तों से, आइनी रास्तों से जो है इस मुल्क को हासिल किया, और वो दलील की बुनियाद पर कायम हुआ। असल बात यह है कि अगर दलील का रास्ता ख़त्म हो गया, अगर मंतक का रास्ता ख़त्म हो गया, अगर सियासी अमल ख़त्म हो गया, अगर कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो गई, अगर शख्सियात को गमलों में उगाकर सियासत लाई गई और इस तरह किया गया, तो आप पता नहीं सियासत को ख़त्म नहीं कर रहे होंगे, आप रियासत को ख़त्म कर रहे होंगे, रियासत के बका के साथ खेल रहे होंगे। सियासी अमल अज हद ज़रूरी है, बेपनाह ज़रूरी है कि सियासी अमल जारी रहे। ऐसा सियासी अमल नहीं कि आप गमले में उगाएं और लेकर सामने पेश कर दें कि लीजिए ये शहजादा हमने तैयार किया है। न्याजी साहब, और सियासी सारे अमल मिलकर- जारी रहेगा, आपको कोई शकूक व शुबात है? ये तो सारी पार्टियां एक तरफ हुई हुई हैं, सियासत कर ही रही हैं। कामरान साहब, इसका एक बैकग्राउंड है। देखिए ना, एक साल के अंदर इमरान खान साहब को जितना फॉर द राइट रीज़न और द रॉन्ग रीज़न मीडिया कवरेज मिली है, इमरान खान साहब को पूरी ज़िंदगी वो मीडिया कवरेज नहीं मिली है, पूरी बल्कि सारी सियासी ज़िंदगी में वो नहीं मिली है, जो एक साल उन्होंने यूज़ किया है। और उसके बाद उनका जो मुकाबला जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आया है, तो पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, मुस्लिम नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर फजल रहमान साहब, वो सारे इररेलेवेंट हो गए। लेकिन मुस्लिम नून और फजल रहमान, अपना पीपल्स पार्टी और फजल रहमान का जो वोट बैंक का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी मैकेनिज्म फ़र्क है। पॉपुलर वोट जो था मियां नवाज साहब, मुझे सॉरी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक, क्विक ब्रेक लेके वापस आता हूँ जी। मुल्क की बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है, जिस तरह बदल भी रही है, हो रही है, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे दीजिए आज इजाज़त।